सरमाया डूब गया, इन्वेस्टर्स भाग गए। ईरान के साथ जंग के बाद दुबई की मईशत तबाह हो गई। इन्वेस्टर्स धड़ाधड़ अपना पैसा निकालने लगे और सिंगापुर की तरफ कूच करने लगे। इस सारी सूरत के बारे में अज़हर अली से बात करते हैं। अज़हर भाई, दुबई की चकाचौंध देखकर इन्वेस्टर्स धड़ाधड़ आ रहे थे, लेकिन ईरान के साथ जंग के बाद दुबई से इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं। कोई सिंगापुर जा रहा है, कोई यूरोपियन कंट्रीज़ जा रहा है। तो दुबई और यूएई की मईशत तो लगता है कि बिल्कुल डूब ही गई है। अदिल भाई, दुबई जो है वो सरमायाकारों की एक जन्नत थी जो उजड़ गई है। और इस पे बहुत वक्त लगाया गया था, बहुत पैसा इन्वेस्ट किया गया था, बहुत सी सहूलतें दी गई थी जो दुनिया में कहीं नहीं थी। मिसाल के तौर पे टैक्स रेट, वहाँ पे टैक्स बिल्कुल भी नहीं था, आपको इनकम टैक्स पे भी कोई टैक्स नहीं देना था। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसा ला रहे थे। रियल इस्टेट बहुत तेज़ी से बूम कर रहा था और रियल इस्टेट के बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो अगले 10-20 साल के लिए लाए जा रहे थे और बहुत ही तेज़ी से इन्वेस्टमेंट की जा रही थी वहाँ पे। और जितने भी लोग थे, फार ईस्ट में थे या यूरोप में थे या अमेरिकन रीजन के थे, वो एक एक करके दुबई लैंड करना शुरू हो गए थे अपने पैसे के साथ। और वो इस खत्ते को देख रहे थे तो उनको अंदाज़ा हो रहा था कि हम यहाँ रह भी सकते हैं। सबसे ज़्यादा महफूज जगह दुबई करार दी जा रही थी और थी भी, क्योंकि वो बताते थे, लोग वहाँ पे वीडियोस बनाते थे, दुनिया भर के कंटेंट क्रिएटर्स वहाँ पर आ गए थे और वो अंग्रेज़ी में, उर्दू में, मुख्तलिफ़ ज़बानों में वीडियोस बनाते थे। जनाब, ये कोई लैपटॉप रख दिया या कोई मोबाइल रख दिया किसी जगह पे और 10-10 घंटे गुजर गए हैं, किसी ने उस मोबाइल को उठाया नहीं है। यानी इतना महफूज है दुबई, इतना महफूज है दुबई। इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। फिर ख़वातीन थी तो वो बताती थी कि रात के इस पहर में जा रही हूँ, मैं अकेली भी यहाँ रहती हूँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। तो एक एक करके बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही थी, बहुत सारी वीडियोस सामने आ रही थी, आम लोगों की भी सामने आ रही थी जो बहुत ही ओरिजिनल कंटेंट लगता था। तो यहाँ से अंदाज़ा होता था कि एक आम आदमी मेरे आप जैसा और एक अरबपति सरमायाकार सब महफूज हैं और उनका पैसा भी महफूज है। इसीलिए दुबई बहुत तेज़ी से बूम हमने देखा कि पैसा पिछले महफूज है, मोबाइल महफूज है, स्नैचिंग नहीं है, मर्डर नहीं है, किसी किस्म की धोखाधड़ी नहीं है। कुछ इस तरह नहीं। की चीज़ें थी तो लोग समझते थे यार बड़ी महफूज जगह जी, है। ऐसा ही है। लेकिन जब उन्होंने एक ज़ोरदार धमाका सुना, फिर दूसरा ज़ोरदार धमाका सुना और फिर 2200 ड्रोन एक के बाद एक पहुंचने लगे इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में ईरान के, तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि दुबई कैसे इस तरह से हो गया, आ गया इसके अंदर पूरी वॉर में। तो अंदाज़ा हुआ कि अमेरिका यहाँ से ऑपरेट कर रहा है और यहीं से ईरान पे हमले कर रहा है। तो तो यूएई का ईरान पूरा जवाबी खुदा हमले यूएई पे कर रहा है। अब इसमें हो ये रहा है कि जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर रहे थे, बेसिकली फ़ंड मैनेजर्स थे, उनके साथ इंडिपेंडेंट ने एक स्टोरी की है, एक बरतानवी जरीदे ने। और उन्होंने उसको बताया है कि जिसके पास $50 मिलियन थे ना, उसके तो लाइन लगी हुई है हमारे पास। और सिंगापुर जा रहा है पैसा, हांगकॉन्ग जा रहा है और स्विस बैंकों में मुंतकिल हो रहा अच्छा, है। जी, $50 मिलियन वाले का तो मसला ही कोई नहीं, वो तो लाइन में लगे हुए हैं। 20-20 इन्वेस्टर्स हैं, उनमें से 7 ऐसे हैं जो कह रहे हैं आज ही ट्रांसफ़र कर दो पैसा, इतना तेज़ी से यानी उनको इतनी निकालना जल्दी है। से वो निकल रहे हैं कि पलक झपकते ही जिसे कह लें कि पैसा ट्रांसफ़र करें और हम निकल जाएं यहाँ हम से। निकल जाएँ। इन्वेस्टर्स बहुत समझदार होता है, एक इन्वेस्टर जो होता है, और इन्वेस्टर सारे बहुत समझदार थे देखें, जो वहाँ पे इन्वेस्टर गए। कमाने के लिए ही तो पैसा इन्वेस्ट करता है, बिल्कुल ऐसा ही वो है। और डबोने के लिए थोड़ी इन्वेस्ट करता है। बिल्कुल, और वो दूर तक देखता भी है। तो वो जब इसका पोर्टफोलियो चेक कर रहा था तो वो कॉन्फिडेंट था, लेकिन जब उसने आउटलुक देखना शुरू किया मिडल ईस्ट का, तो उसको अंदाज़ा हुआ कि ये जंग अगर थोड़ी थम भी जाएगी तो आने वाले दिनों में ये बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि बहुत से ऐसे मामलात आपस में इनके चल रहे हैं जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे, कि जिसके बाद आप यहाँ पे एक तवील मुद्दती सरमायाकारी जो है ना, वो रिस्क है। ये नहीं कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन रिस्क है और हाई और रिस्क। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी रिसेंटली इसराइल ने अपना एक डिफेंस सिस्टम यूएई को दिया है। अगर इसराइल ने डिफेंस सिस्टम अपना यूएई को दे दिया है और अपने फ़ौजी भी वहाँ पर तैनात कर दिए हैं, तो ये खित्ते में ईरान यूएई जंग कभी ना कभी फिर दोबारा भड़क सकती है, फिर दोबारा जंग हो सकती है, या ये खेल जो है ना वो ये जारी रह सकता है मुस्तकिल। इसराइल देखें, इसराइल क्या कह रहा है और नेतन्याहू क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि क्रिश्चियनिटी भी हमारे लिए ख़तरा है और इस्लाम भी हमारे लिए ख़तरा है। वो वहाँ पे भी तो तौहीन मज़हब करते फिरते हैं और यहाँ पे भी जो है वो चोट पहुँचाते रहते हैं मुसलमानों को। तो वो कह रहे हैं कि अब ये सब जब निमट जाएगा ना तो हम तुर्की जाएंगे और तुर्किया का मामला करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो बहुत लंबे मूड के लिए तैयार हुआ है। वो तकरीबन $119 अरब की सरमायाकारी कर रहा है दिफाई निज़ाम में इसराइल, और $119 अरब की सरमायाकारी अगले 10 साल के लिए कर रहा है, जिसमें से $200 मिलियन तो उसने अभी निकाल के दे दिए हैं कि इसमें मुझे म्यूनिशंस ला के दो और ड्रोन्स वगैरह ला के दो। इसका मतलब ये है कि लबनान,
ईरान और फ़लस्तीन ये गर्म महाज होंगे और तुर्किया को ललकारा जाएगा या किसी तरह घसीट के लाने की कोशिश की जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसराइल के पड़ोसी से लेके और तुर्किया तक, यूरोप के दरवाज़े तक एक जंग है जो कभी भी छिड़ सकती है। इसका मतलब ये है कि दरमियान में जो खलीजी ममालिक आ रहे हैं, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ़ जगह नहीं है और यहाँ से पैसा निकाला जाना चाहिए और जाना चाहिए यहाँ से। इसीलिए हम देख रहे हैं कि वहाँ रियल एस्टेट में जो सरमायाकारी हो रही थी बहुत तेज़ी से हो रही थी और बहुत से मुनासिब जो थोड़ा अपर मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी इसमें जाना चाह रहे थे। सबको ब्रेक लग गया है, तमाम प्रोजेक्ट्स वहाँ पे रुके हुए हैं और जो उनकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आ रही थी इस सेक्टर के अंदर वो बहुत बुरी लेकिन तरह। अज़हर भाई, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यूएई ने अभी 2 दिन पहले एक ऑफ़र भी दिया है कि जी जो यहाँ पर प्रॉपर्टी ख़रीदेगा उसे 2 साल का वीज़ा हम देंगे। यानी उनको इस चीज़ का इदराक हो गया है कि बड़ी तेज़ी से इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकल रही है, तो हम उस इन्वेस्टमेंट को या रोकें या नई इन्वेस्टमेंट लेके आएं, तभी ये ऑफ़र की गई है। जी ऐसा ही है, लेकिन असल में उस ऑफ़र पे अभी तक कोई बहुत कान नहीं धरा लोगों ने, क्योंकि लोग अभी देख रहे हैं आउटलुक दूर का वो। तो वो दूर की तस्वीर जब उसकी पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं ना, तो उनको अंदाज़ा हो रहा है कि जो मशरिक़ वस्ता है ना वो अभी है आग की लपेट में। और उसके बाद आप उसको ना नहीं भूलें अदील भाई, वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का एक नया नक्शा आया है जिसमें फुजैरा तक उन्होंने फैला दिया और दुबई के करीब तक पहुंच गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सारी जो उसकी जो उसका इंतज़ाम है जो ईरान संभालेगा। तो अब अंदाज़ा होता है कि पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी जो उन्होंने बनाई है उसमें दुबई भी तकरीबन आ गया है। तो अब वहाँ से निकलने वाले जहाज़ भी इतनी आसानी से नहीं निकलेंगे तो इनसे इजाज़त लेके इनको पे करके निकलेंगे। पे नहीं करेंगे तो निकल नहीं पाएंगे और ट्रेड नहीं हो पाएगी। फिर टेंशन होगी। फिर अगर किसी जहाज़ पे हमला हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि फिर यूएई क्या करेगा, और यूएई के अंदर आके बैठ गया इसराइल अपने फ़ौजी भी ले आया है और अपने जो जदीद लेज़र डोम समेत जितने भी आयरन डोम और सिस्टम्स हैं, मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम, वो ले आया है। यानी वो आ गया तो वो शरारत करता रहेगा, ईरान को छेड़ता रहेगा, अपनी ज़मीन को ठीक रखेगा, दुबई की ज़मीन से छेड़ता रहेगा और उसकी वजह से होगा ये कि ईरान को जब कभी हमला करना होगा दुबई पे करना होगा। और दुबई में हमला करने का मतलब सीधा सा ये है कि ना वहाँ जॉब के लिए लोग जा सकेंगे इतनी आसानी से, ना वहाँ छोटे बिज़नेस के लिए जा सकेंगे। और जो अरबपति हैं वो तो वैसे ही बहुत समझदार हो गए हैं, उन्होंने देख लिया है, उनके 5-6 साल की तो कम से कम छुट्टी हो गई है। बिजनेस और हत्ता के टूरिज्म का हब समझा जा रहा था। जी ऐसा ही है, तबाह हो जाएगा ये तो। बिल्कुल ऐसा ही है। तकरीबन 190 मुल्कों के जो शहरी हैं वो ट्रैवल करते थे वहाँ दुबई, फ़्लाइट्स उतर रही होती थी, जा रही होती थी। एयरपोर्ट भी उन्होंने इसीलिए बनाया था, इतना बड़ा एयरपोर्ट बनाया उन्होंने, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। जी, और इतना एक्सटेंड करते चले गए उसको सिर्फ इसलिए कि वो पूरी दुनिया को यहाँ समेटना चाहते थे। दुनिया के सारे बड़े जो कॉरपोरेट हाउसेज़ हैं उनके हेड ऑफिसेज़ वो दुबई में लाना चाहते थे। वो समझते थे कि अमेरिका, कनाडा और यूरोप के जो अच्छे डेस्टिनेशंस हैं वहाँ से भी सारे जो उनके ऑफिसेज़ हैं वो भी उठा के यहाँ लाए जाएँ, जो सरमायाकारी है वो भी यहाँ लाई जाए। और आईटी इंडस्ट्री का भी इवन हब बनता जा रहा था। जी ऐसा ही है, क्योंकि दुनिया भर में 2 ही जगह इन्वेस्टमेंट हो रही थी आईटी की। आईटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो हो रही थी अमेरिका में, या तो वो अमेरिका के अंदर की जा रही थी या फिर वो हो रही थी अबू धाबी में, और उसको एआई जो है वो पूरा एक हब बनाया जा रहा था। लेकिन उसमें 30-30 अरब डॉलर की सरमायाकारी जो है वो उसके साथ एक प्लान ला रहे थे। लेकिन अब हो ये रहा है कि चीज़ें अब सिमटेंगी। अब जब सिमटेंगी तो अंदाज़ा होगा कि इतनी बड़ी सरमायाकारी आप जिस मकाम पे कर रहे थे वो अगर गैर महफूज है और वहाँ आप बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, और आप बिल्कुल जब दिल चाहा आप पासपोर्ट उठा के वहाँ ट्रैवल नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा एक दफ़ा न्यूज़ को देखना पड़ेगा हालात हैं या नहीं है, हमला तो नहीं किया, कोई बम तो नहीं गिर गया, कोई मिसाइल हमला तो नहीं हो गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो देखे बगैर आप वहाँ नहीं जा सकते। जब आप वहाँ नहीं जा सकते, इतनी आसानी से ट्रैवल नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये है कि आपको वहाँ पे पैसे भी बहुत सोच समझ के लगाने चाहिए। फिर लोग ये देख रहे हैं कि वहाँ अमेरिका अगर मुस्तकिल मौजूद रहता है तो इसका मतलब है कि ईरान ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता से अपनी तमाम बेसेस हटाओ, ख़त्म करो और यहाँ से लपेटो अपना जो भी बोरिया बिस्तर है और जाओ यहाँ से। अगर वो नहीं जा रहा तो फिर एक प्रॉब्लम है, और अगर वो खुद ना जाने के बाद इसराइल को भी इनवाइट कर लेता है विद ऑल द मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम्स, तो ये एक और बहुत बड़ा जो एक सवालिया निशान है। और दुबई जो है अब मुस्तकिल दबाव में है, और सरमायाकार जो हैं उन्होंने स्विस बैंक्स में चले गए हैं, जो बड़े सरमायाकार थे, जो अरबों डॉलर वाले थे, वो यूरोप की तरफ चले गए, वहाँ चले गए। और जो हांगकांग जा सकते थे वो हांगकांग में गए। जो सिंगापुर में जो बड़े फंड मैनेजर्स बैठे हुए हैं, हांगकांग बेस्ड बैठे हुए हैं,
और मलेशिया वगैरह में बैठे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि किस तरह निकल सकते हैं। और वो अपनी स्टोरीज़ में लोग लिख रहे हैं कि $50 मिलियन वाले तो लाइन में लगे हुए हैं, और उसमें से वो कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो निकालो। और ट्रांजैक्शंस का भी पता कर रहे हैं कि कितनी बड़ी ट्रांजैक्शन एक वक्त में हो सकती है। तो शुरू में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ग्लिचेस की वजह से उनकी इतनी तेज़ी से इन्वेस्टमेंट नहीं जा सकी थी वहाँ से, लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि जैसे ही ग्लिचेस दूर हुए टेक्नोलॉजी के हवाले से, उन्होंने एक एक दफ़ा में बहुत बड़ा पैसा वहाँ से निकाला है, बड़ी रकम वहाँ से निकाली है। और अब चूँकि रकम मुख्तलिफ सेक्टर से निकल रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो उन्होंने पैसा लगाया था वो थोड़ा सा ख़राब होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, उसका आउटलुक। इसके साथ साथ हमें रियल एस्टेट को बहुत ज़ोरदार धचका नज़र आ रहा है। चीज़ें तैयार रखी हुई हैं, चाबियाँ तैयार हैं, कोई लेने वाला नहीं है वहाँ पे, और आगे भी अंदाज़ा होता है कि लेने वाला कोई नहीं होगा। जो सबसे महंगी जगहें थी ठहरने की टूरिज़्म में, बुर्ज खलीफा देखना चाहते थे अमीर लोग, वहाँ जाते थे, स्टे करते थे, लाखों डॉलर एक रात का अदा करके वहाँ ठहरते थे, व्यू लेते थे, वो सब ख़त्म हो गया है। दुबई मॉल खाली है, और उस तरह से वो नहीं नज़र आ रहे। और वो कुछ लोगों ने कहा कि जो वहाँ पे मज़दूर वगैरह थे, या जो ऐसा तबका था जो लो इनकम कहते हैं, तो वो कहने लगे कि यार दुबई मॉल देखो कितना खाली है, देखने को मिल रहा है, वरना तो यहाँ की पार्किंग में भी जगह नहीं थी, और अमीरों ने हमारे देखने के लिए कुछ नहीं छोड़ा था। आज हम दुबई में जहाँ चाहें घूम सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई है नहीं। सारे जो उनके बहुत बड़े पाम जुमेरा वगैरह जो था, वहाँ पे उन्होंने इस तरह के जो दुबई हिल वीरानी है वहाँ पे भी। दुबई हिल के प्रोजेक्ट थे, उसको बहुत तेज़ी से बेचना चाहते थे, वो नहीं अब उनको लोग मिल रहे, क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स ही इतने बड़े हैं कि वहाँ सिवाय अरबपतियों के जो डॉलर टर्म्स में हैं, उसके अलावा वहाँ कोई नहीं आ सकता, और वहाँ कोई इतनी आसानी से ख़रीद नहीं सकता वहाँ चीज़ें। तो ये बड़े प्रोजेक्ट्स खाली हैं, और सरमायाकार वहाँ से भाग गए हैं, और अभी बहुत अरसे तक अंदाज़ा होता है कि वो वहाँ पे आने वाले नहीं हैं सरमायाकार। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।